नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। और भारतीय रियल एस्टेट बाजार की स्थिति पर गौड़ सन्स के डायरेक्टर मनोज गौड़ से विस्तार से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। रियल एस्टेट सेक्टर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौड़ सन्स के डायरेक्टर मिस्टर मनोज गौड़। आइए उनसे जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बदलाव हो रहा है और आने वाले फेस्टिव सीजन में किस तरह की छूट दी जाने वाली है। अगस्त का और ये महीना ट्रेडिशनली जो मानसून का महीना होता है, ट्रेडिशनली इसमें सेल्स हमेशा से स्लो रहती हैं और फेस्टिव मूड में आदमी ये चाहता है कि जो उसके डिसीजन पेंडिंग हुए 2-3 महीने से जो है, तो वो दिवाली और इसके आसपास नवरात्रों में डिसीजन लेता है। तो उसी चीज़ को जो है और ज़्यादा कैपिटलाइज करने के लिए कोई ना कोई स्कीम्स कह सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर को देने के लिए, सेल्स को बढ़ावा देने के लिए हर साल करते हैं, जो इस साल भी करेंगे सभी लोग जो है। सर, और लैंड एक्विजिशन बिल की अगर बात करें तो इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर आने वाले दिनों में आप कैसा असर देख रहे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव? रियल इस्टेट के ऊपर ये बिल लागू होगा 100 एकड़ या उससे ऊपर का अगर कोई प्रोजेक्ट बनाएगा। 100 एकड़ और उससे ऊपर के प्रोजेक्ट बहुत ही कम होते हैं, उससे नीचे के ही प्रोजेक्ट होते हैं। बट जहाँ हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे हम गुड़गांव की बात करें या नोएडा की बात करें, गुड़गांव में अगर 10-10 एकड़ के 20-20 एकड़ के लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन बिल लागू नहीं होता। लेकिन और दूसरी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक रोड्स हैं, पार्क्स हैं, इसके लिए जो लार्ज गवर्नमेंट को लैंड रिक्वायर्ड होती है, तो गवर्नमेंट इस प्रोविज़न के अंदर बिल में कभी भी लैंड एक्वायर नहीं कर पाएगी। इट मीन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स भी नहीं बन पाएंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना प्रोजेक्ट बना दूँ और वहाँ ना रोड हो, ना सीवर हो, ना बिजली हो, ना पानी हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन जो कि अब स्टैंडिंग कमेटी के पास है, उसके आने से उसमें ऐसे क्या क्या पॉइंट हैं जो कि रियल एस्टेट को राहत देने वाले हैं और ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा नुकसान होगा? देखिए, हमारे हिसाब से तो एक और डिपार्टमेंट हमारे लिए, हम ऑलरेडी कम से कम 40 से 50 डिपार्टमेंट से एनओसी लेते हैं। अब ये उनका सुपर एक एनओसी डिपार्टमेंट हो गया। इट मीन्स सारे जब डिपार्टमेंटों के पास आपके पास एनओसी आ जाए, फिर आप इससे एनओसी लो एक नए डिपार्टमेंट से। अगर कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात करें तो अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें गुजरात ने बाजी मार ली। लेकिन वहीं दूसरी ओर एनसीआर ने, अगर एफडीआई ये निवेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा निवेश एनसीआर में देखा गया। तो कंप्लीशन में ये पीछे क्यों है एनसीआर? नहीं, जैसे मैं अपने ग्रुप की बात करूँ, आज करीबन हमें 18 साल हो गए इस लाइन के अंदर। नॉट इवन ए सिंगल प्रोजेक्ट जो है आज तक अभी तक डिले नहीं है। कुछ एक प्रोजेक्ट होते हैं जो है वो डिले होते हैं, लेकिन ये सारा कहना कि एनसीआर में डिले हो रहा है। और एक तो डाटा की बड़ी प्रॉब्लम है। हमने न्यूज़ एजेंसी से भी बात करी कि ये डाटा आखिर आता कहाँ से है, कि क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एजेंसी, सरकारी एजेंसी हैं या प्राइवेट एजेंसी हैं जिनके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। ये एसोचैम की रिपोर्ट थी, उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एसोचैम पे भी जो डाटाज जो आते हैं, जैसे मैं एक आपको सिंपल बताऊं कि ये आया कि करीबन 7 मिलियन हाउसेज खाली पड़े हैं, ठीक है। तो उसका फिर हमने जड़ में जाने की कोशिश करी कि भाई ये रिपोर्ट आई कहाँ से, जो क्योंकि हमने जितने बड़े बड़े डेवलपर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात में कर रहे हैं चाहे बॉम्बे में कर रहे हैं, उनकी जब हमारी मीटिंग हुई कि भाई आपके कितने खाली, तो लगभग जो भी प्रोजेक्ट हमारे मार्केट में है वो मोर देन 80%, 90% ऑलरेडी बिके हुए हैं। एफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में आपका क्या कहना है? आप एफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं और आपकी नज़र में क्या रेंज होना चाहिए? अलग अलग शहरों का अलग अलग एफोर्डेबल रेंज होना चाहिए या कमाई के अनुसार डिपेंड करता है, लेकिन आप एफोर्डेबल हाउसिंग में कहाँ तक आपने योगदान किया है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल एनसीआर और पूरे देश में जो सबसे बड़ा हब अफोर्डेबल हाउसिंग का कह सकते हैं वो नोएडा एक्सटेंशन कह सकते हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो हम बुलाते हैं जो है। तो खैर समय के हिसाब से अफोर्डेबल की भी कॉस्टिंग बनती है, लेकिन आज की डेट में भी कोई भी फ्लैट जो 40 से 50 लाख रुपए नीचे है तो वो अफोर्डेबल है, क्योंकि जो पे स्केल है गवर्नमेंट का या जो एंड यूजर जो लेने आ रहे हैं और उनकी जो कैपेसिटी है हाउसिंग लोन लेने की, उसके हिसाब से कोई भी फ्लैट 40 लाख से नीचे जो है वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है। तो उसमें आज भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक नया अब जो है हब इमर्ज हो रहा है, वो है यमुना एक्सप्रेसवे। मनोज जी, अगर चेरी पिकिंग की बात करें, अभी एक तो पहले से थोड़ी सी सस्ती हो गई थी फ्लैट्स और अब ऑफर्स और इस तरह की छूट मिल रहे हैं, तो आप आम कंज्यूमर को क्या राय देंगे कि अभी ये मौका है, आप पकड़ लो, नहीं तो आगे फिर महंगी मिलेगी चीज़ें? देखिए, मेरा मानना है कि यस, ये अभी जो है नो और नेवर वाली बात है। कभी दोबारा ये मौके जो है नहीं आएंगे, ये नहीं किसी भी ग्रुप में। उसके कारण हैं 2-3 के।
आपका लैंड एक्विजिशन बिल आ रहा है तो लैंड की सप्लाई कम होने वाली है, ठीक है। खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, जहाँ पर 100% सप्लाई गवर्नमेंट के थ्रू होती है, यहाँ पे कोई भी लैंड बिल्डर डायरेक्टली नहीं खरीद सकता और उसका नक्शे, क्योंकि इनका एक्ट ऐसे है। मीन्स गवर्नमेंट लैंड सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं होगी आने वाले टाइम में, कि वो क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं कर पाएगी। दूसरा, रेगुलेटरी बिल या इस तरह के कुछ और भी बिल आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली सप्लाई पे जो है उसका असर पड़ेगा। सप्लाई कम होगी, डिमांड, ऑलरेडी 20 लाख मकानों की शॉर्टेज है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो जैसा कि मनोज जी ने कहा, नाउ और नेवर, अगर आप घर बुक कराना चाहते हैं तो ये इसके लिए अभी ये समय बिल्कुल सटीक है। अभी आपको सस्ते में फ्लैट्स मिल जाएंगे। आप जिस भी एज ग्रुप के हैं या जो भी जॉब करते हैं या जितने भी बजट के आपको घर लेना है, आपको ये बेहतरीन मौका है। आप अपना घर बुक कराएं, घर के सपने को पूरा करें। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में देंगे आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी कई और ढेरों जानकारी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।